चिट्टा संभाल के दांत गिर जाएंगे। ओके, तो ठीक है बड़े से सही से एकदम। अब देखो हमने पिछली क्लास में पावर कंजम्पशन पे किया था और बैटरी वाला तो अपन ने खत्म कर ही लिया था। बैटरी में अपना KVL KCL लग जाएगा, ठीक है। और उसके भी यहाँ पे आपको अगर रिजल्ट याद हो जाते हैं बहुत बढ़िया। एक सीरीज में तो सारी बैटरीज का वोल्टेज ऐड हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज में ऐड कर लो। पैरेलल वाला भी आपको याद है, ठीक है। उसके रिजल्ट्स कराए थे वो आप देख लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। और उसके अभी आज क्वेश्चन पे अपन ट्राई मारेंगे। अब अपना सेकंड पार्ट चल रहा है पावर कंजम्पशन में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कल देखा क्या रेट्स घर पे कितने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं? नहीं देखा होगा, ठीक है। और बिजी लोग सो किसी ने भी नहीं देखा? सुजल ने देखा 180। बस बस सार्थक सही से बैठ जाओ बेटा, टेढ़े हो जाओ, सच में टेढ़ा हो पूरा एकदम, फिर एंडी में नहीं होगा। बोलेंगे देखो तुम्हारी कमर एकदम टेढ़ी हो गई। सही से बैठो एकदम इंसानों की तरह। देखो गूगे को भी मजा आ गया आजकल, आगे आता ही नहीं हो। यहाँ बैठ सकते मस्त, ये भी बैठा हुआ है, उधर बैठ सकते तुम। और तुमको तो कुछ के साथ में बैठना है, कुछ के साथ। दिवांश है पीछे, सिद्धार्थ है, सोनी लोग आ गए। वेदांत तुम्हें इतना पीछे दिखाई दे रहा है क्या? पक्का बताओ कितनी उंगली है? 4। तो ठीक है, हमने करंट की बात करी थी। अच्छा, उसके अंदर पावर में बेसिकली पावर जो होता है रेटिंग होती है, जो भी आपके डिवाइसेस होते हैं उनमें रेटिंग लिखी रहती है। ये पावर एक एक प्री डिफाइंड वोल्टेज होता है और वो होता है 220 वोल्ट। कितना होता है? 220 वोल्ट पे ये डिफाइन होता है। तो जो भी डिवाइसेस है, अगर 100 वॉट दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? 100 वॉट दिया हुआ है, इसका मीनिंग कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? P = V²/R। V डिफाइंड है। अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट्स का पावर दिया हुआ है और बगल में वोल्टेज भी दे देता, इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होंगे या घर पे जो हाउस होल्ड में है वहाँ पे 220 वोल्ट रहेगा और इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक पॉइंट किया था, अगर किसी डिवाइस का पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर एक डिवाइस है उसका पावर ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये कंपैरिजन के लिए वोल्टेज कितना ले रहे हैं? 220 वोल्ट। अच्छा, इसी को फिर अपन ने अलग अलग कंपैरिजन किया था कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, ठीक है। ये अपन ने लास्ट क्लास कर लिया था। अच्छा, अब जरा उसी में एक दो आगे करके बताओ कि एक बल्ब है, लिखो क्वेश्चन लिखो। 3 identical bulbs, 3 identical bulbs, 3 identical bulbs are connected as shown. 3 identical bulbs are connected as shown. What is the order of brightness? What is the order of brightness of the following bulbs? आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा उन बल्ब्स का, ब्राइटनेस का, ठीक है। कौन कितना ब्राइट ये बताना। हाँ, बाकी लोगों को करने दो।
आयडेंटिकल बल्ब्स म्हणजे काय? कोई भी V वोल्टेज की बैटरी लगाई हुई है, देखो अगर आइडेंटिकल है और उनको ऐसे कॉम्बिनेशन में दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे, इसको सर्किट को देखना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ जरा, ये दोनों किसमें? सीरीज में। अच्छा ये सीरीज में, तो इनमें करंट क्या सेम, तो करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो एक पावर का फॉर्मूला आता है I स्क्वायर R, करंट सेम रेजिस्टेंस सेम, यानी दोनों क्या करेंगे? सेम ब्राइटनेस से ग्लो करेंगे। अब दोनों तो सेम है P2 और P3, अब इनमें क्या रिलेशन है? तो ये देखो ये R रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, नीचे वाले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R, बैटरी कितनी लगी? V की। अच्छा अब ये देखो टोटल करंट आया कैपिटल I, अब एक इसके अंदर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I2, किस में जाता है? I1 या I2? I1 में क्यों जाता है? रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें रेजिस्टेंस कम है, तो जो पावर P1 हो जाएगा दैट इज I1 स्क्वायर R, और ये जो P2 और P3 में जो है तीसरे वाले जो है और दूसरा वाला और तीसरा वाला, इनका कितना हो जाएगा? I2 स्क्वायर R, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों में ही I2 जा रहा है, तो इसमें करंट ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़े कौन ग्लो करेगा? P1, P2 इज इक्वल्स टू P3। कितना वो समझ में आया? इजी है, ओके सब लोग लॉजिक लिख लेना, जो भी लिखा है लॉजिक लिख लेना कि करंट जो है P1 में ज्यादा जाएगा क्योंकि उधर सिर्फ R रेजिस्टेंस है, क्योंकि उधर R रेजिस्टेंस है। दिवाली के टाइम पे बल्ब लगाए क्या घर पे? कभी टाइम मिला तो अच्छा उसके साथ में इसको इससे जोड़ दिया, ऐसा भी किया है क्या? नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहो। P1, P2 और P3, ऑर्डर बताओ ब्राइटनेस का, ऑर्डर बताओ ब्राइटनेस का। P1 is equals to P2, P3 ग्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। देखो ऐसा अगर आपने जो भी आता है, अभी तो बहुत छोटे छोटे डिजाइनर वाले आते हैं, पहले ऐसा था थोड़े से मोटे मोटे रहते थे, तो उसके अंदर आप एक वायर को उससे कनेक्ट करते थे, बीच वाला पता चलता जलते ही नहीं थे, ऐसा होता था पहले, आज से बहुत साल पहले। सो इसमें क्या है, ये जलेगा ही नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ से जो भी करंट है सारा का सारा किधर जाएगा? व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट? यहाँ पे B3 का होना या ना होना एक ही बराबर है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट कर दिया तो पोटेंशियल जो दोनों एंड्स पे क्या हो गया? सेम। पोटेंशियल अगर सेम है, यहाँ पे पोटेंशियल सेम है, तो इधर कुछ भी करंट नहीं जाएगा, ये ग्लो नहीं करेगा। तो अगर ये ग्लो नहीं करेगा तो जो भी करंट कैपिटल I है, I/2 इधर जाएगा और I/2 इधर जाएगा, तो दोनों B1 और B2 सेम से ग्लो करेंगे, और B3 जो है दैट वुड बी 0, मतलब वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। ग्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो शॉर्ट हो गया है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो ऐसे आपको 2-3 पूछ लिए, 1 2 3 ऐसे कुछ लगा दिए, सीरीज में लगाए, पैरेलल में, बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया से ग्लो करेगा। ये सवाल भी आपको आ सकते हैं, ठीक है? तो एक बार मैं जरा देख लूं बुक में है कि कितने सवाल समझ में आएंगे थ्योरी। तो ये था अबाउट बल्ब्स के रिगार्डिंग। इसमें तो इसमें जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें नीट में भी आता है। चलो ठीक है, मिल जाएगा, जब भी मिलेगा मैं आपको बता दूंगा कि ये वाला क्वेश्चन कर दीजिएगा। वैसे आप उसमें भी अगर आप देखो क्वेश्चन बैंक में तो मिल जरूर जाएगा। हो सकता है कुछ और ऐसे भी पूछ सकता है आपको रजिस्टर देके किसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होगा। इनमें पावर किसमें ज्यादा कंज्यूम होगा? दोनों में
same. What is power consumption? Power consumption is reflected by the brightness of the particular bulb. ठीक है? Okay. So ये पार्ट अपना इस वाला से ये कंप्लीट हो गया. अभी नेक्स्ट सेटिंग डालिए maximum power. क्या रहा? एकदम सिंपल सा सेक्शन है. Maximum power theorem. मैक्सिमम पावर थ्योरम. इसमें ये रहता है कि आपके पास में जो हमने पहले बैटरी वाला किया था ना, उसी के अंदर कुछ था. देखो एक तो मैंने आपको कल परसों जो पिछले क्लास में कॉम्बिनेशन बताया था अपन ने, याद है? टोटल n बैटरीज लगी हुई हैं सीरीज में और ब्रांचेस हैं m, तो उनका कॉम्बिनेशन ऐसा करो कि m/n का रेशियो कितना आना चाहिए? कैपिटल R बाय, तो एक रेशियो निकला था. उसके अंदर क्या था? पहले से R दिया हुआ था, स्मॉल r भी दिया हुआ है, बैटरी है तो उसका स्मॉल r फिक्स और कैपिटल R भी दिया हुआ है. आपको अरेंजमेंट करना था वो m/n बैटरीज का, बस उसके लिए आपसे पूछा गया था. अब ये आपसे पूछ रहा है कि यार ये बैटरी है मेरी, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और बाहर मैंने कैपिटल R रखा हुआ है. ठीक है? अब मैं उसे थोड़ा सा मैंने आपको ये वाला पार्ट बता दी, ये डिफरेंट है. इसमें आप इसको चेंज कर सकते हो. किसको चेंज कर रहे हो? इसको R को. ये बोल रहा है कि इसमें पावर मैक्सिमम कब कंज्यूम होगा? At what value of R will be the power consumed will be maximum? ये पूछ रहा है at what value of capital R the power consumed is maximum. पावर कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम हो रहा हो किसमें? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. किसमें? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो सबसे पहले तो इस सर्किट को सॉल्व कर लीजिए. क्या सॉल्व करके क्या निकलेगा? E is equals to minus IR minus I capital R equals to 0. I की वैल्यू कितनी है? E upon small r plus capital R से. ये I आ गया. अच्छा, कितना पावर कंज्यूम हुआ इन R रेजिस्टर? I square R. What is the value of I square? E square upon whole square. ये है क्या? कि दो समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में. अब मेरे को ये क्या चाहिए? पावर कंज्यूम मैक्सिमम चाहिए. तो इसको अपन dp/dr करें. वो वाला केस अलग था, उसके अंदर m और n का अरेंजमेंट बताना था, तो अपन ने उसको मिनिमम वैल्यू पे लिख किया था. अब ये बता लीजिए कि ये मैक्स कब आएगा? एट व्हाट वैल्यू ऑफ r. तो डिफरेंशिएट करें. डिफरेंशिएट पहले यहाँ लिख लो, इसको डिफरेंशिएट करके निकालो. ट्राई करो.
जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई स्क्वायर तो कॉमन है, ये u बाई वी वाला फॉर्म बनेगा। कितनों ने डिफरेंशिएट कर लिया इसको? 10-15 बच्चों ने किया। 2 मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो। ये फॉर्म तो चमक रहा है या आर अपॉन कौन सा फॉर्म लगेगा? ये डिवीजन। ये ऊपर वाला u नीचे वाला v, तो क्या हो जाएगा? नीचे v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मतलब स्मॉल r प्लस कैपिटल R का स्क्वायर का स्क्वायर, जितना वो पावर 4। फिर क्या करना पड़ेगा? जिसको ये जिसका नीचे v स्क्वायर लिया उसको एज इट इज लिखेंगे, तो दिस इज r प्लस r का होल स्क्वायर एज इट इज। फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, कितना बनेगा? कितना बनेगा? 1। बट ये क्या है? ई स्क्वायर। स्क्वायर ऐसे भी कट जाएगा बाद में। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर ये ई स्क्वायर आर एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? ये 2 कितना आया? दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ई स्क्वायर भी बाहर निकल गया, ये वाला इधर गया, बचेगा कितना? ये ऐसा कुछ बच रहा है ना, तो दिस इज ई स्क्वायर निकल गया और ये यहाँ पे चला गया, दिस इज आर का होल स्क्वायर माइनस दिस इज 2 स्मॉल r कैपिटल R माइनस r स्क्वायर। ये बचा क्या? गड़बड़ तो नहीं? माइनस 2r स्क्वायर। ओके, अब सही है, इक्वल टू था ना, तो ये माइनस 2r स्क्वायर, यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से r स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r कैपिटल R प्लस r स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल R माइनस 2r स्क्वायर इज 0। ये इससे कट गया क्या? ये प्लस r स्क्वायर है और ये माइनस 2r स्क्वायर है, तो बचेगा कितना? माइनस r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आती है कैपिटल R इज स्मॉल। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बराबर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो आपका पावर कंजम्पशन जो होता है मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम पावर थ्योरम। एकदम सिंपल सी चीज है। अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर जो बैटरी से बाहर रेजिस्टेंस लगा हो, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, तो आपका कंजम्पशन ऑफ पावर जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, इसको लिख लो जिसने नहीं लिखा है, फिर नोट बना के लिख लेना। इसको लिख लो, सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। और ये पावर किस पे डिपेंड करती है? मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो आपकी पावर डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। आपको बताना पावर मैक्सिमम कब होगी, तो नोट करके लिखो, इफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस of the circuit, if the external resistance of the circuit is same as the internal resistance, same as the internal resistance of the battery, then the power consumed by the battery, then the power consumed by the external resistance is maximum. Then the power consumed by the external resistance is maximum. Then the power consumed by the external resistance is maximum, and this is known as maximum power theorem. क्या इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करा दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को, तो आपका जो पावर कंजम्पशन है वो क्या होगा? मैक्सिमम। पावर कंजम्पशन इज
मैक्सिमम। इतना याद रखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बराबर होगा तो आपका पावर कंजम्पशन क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी एक सवाल, एक 10 वोल्ट की बैटरी है और इससे लगा हुआ है 2 ओम और यहाँ पे अपने पास में है 1 ओम और ये 1 ओम लगा हुआ है 6 ओम से और एक रेजिस्टर है यहाँ पे x ओम। कितना है? x ओम है। फाइंड वैल्यू ऑफ x so that power consumed is maximum। जो पावर कंज्यूम्ड हो वो मैक्सिमम। जो पावर कंज्यूम्ड हो वो मैक्सिमम। ये 6 और ये x किस में है? पैरेलल में। ठीक है, और ये जो पैरेलल वाला जो भी कॉम्बिनेशन लगा वो किससे सीरीज में? 1 ओम। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6/5। आगे क्या? Find बाद में find x so that maximum power is consumed। आ गया? पहले वाला कितना है? 6/5। कैसे किया? देखो इधर, ये टोटल इसका R इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? जो R एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, R एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? R एक्सटर्नल इज 1 इन सीरीज विद किसके साथ है? 6 और x के साथ में। तो 6 और x किस में है? पैरेलल में। तो ये वैल्यू होनी चाहिए। अरे आ रहा है क्या? कितने को समझ में आया ये पॉइंट? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 2। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? 2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 और 2 सॉरी 6 और x को तो पैरेलल में लीजिए तो उसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6 × x अपॉन 6 + x और ये 1 सीरीज में तो +1 तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 6x अपॉन 6 + x इज इक्वल्स टू 1। 6 + x यहाँ से 5x की वैल्यू 6 तो x की वैल्यू कितनी है? 6/5 ओम। दिखाई दे रही है? 6/5 ओम। कितना को आ गया था ये? वेरी गुड, शाबाश। ये बता दो सेम मॉडल पे कितना है? 2.4। 2.4 कितना का है? x की वैल्यू 2.4 ठीक है, तो पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको एक परफेक्ट वैल्यू ही मिले। ओके, अब इसमें है ना 2-3 देखो, ज्यादा से ज्यादा सवाल ये आएगा मैक्सिमम पावर वाला थ्योरम देके कोई भी एक अननोन रेजिस्टर होगा या ऐसा दे देगा आपको ऊपर वाला सब दे देगा, बोलेगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो ताकि मैक्सिमम पावर आए।
तो जो भी R इक्विवेलेंट होगा वो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करा देगा, है ना। तो दोनों ही वे से आपसे पूछ सकता है, ऊपर वाला भी कोई पूछ सकता है या नीचे वाला ये है इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा, इसमें इसका कुछ ज्यादा रोल हो रहा है क्या? बैटरी का कोई भी रोल नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। वो जो ईच पर आया था जब डिफरेंशिएशन में, उसका कोई भी रोल नहीं हो रहा था। तो एक और चीज लिख लीजिए, एक सर्किट देता हूं मैं आपको, उसमें आपको पावर और एफिशिएंसी निकालनी है। ये हो गया शायद सभी का। अरे एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी अगर आपसे कोई बोले आउटपुट बाय इनपुट, आपने कितना इनटेक किया, ठीक है, और उससे आपका आउटपुट कितना है, ठीक है। आपने मान लो किसी मशीन को सप्लाई किया 100 जूल, ठीक है, और वो जो हीट दे रही है दैट इज ओनली 20 जूल्स, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1/5, दैट इज 20%। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की उसने 100 जूल्स कर लिया, बट जो जो हीट एनर्जी दे रहा है वो सिर्फ 20 जूल दे रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी 20/, आउटपुट कितने दिया? 20, इनपुट कितना लिया उसने? 100, तो ऐसे एफिशिएंसी अपन बता सकते हैं। तो एक पहले सवाल ये लिखो, 0.5 ओम ये लोड है और ये बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी जो है 10 वोल्ट की है, दिस इज 2 ohms, दिस इज 0. आपसे पहला पूछेगा फाइंड पावर कंज्यूम एंड एफिशिएंसी। पावर कंज्यूम कितना होगा और एफिशिएंसी कितना होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिनट लिखो, अभी आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है करंट। करंट कितना आएगा? I is equals to E upon 0.5 plus 2। E कितना है? अच्छा यहाँ पे स्मॉल r बहुत बस लिख दूंगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कैपिटल R है कितना? 0.5। इंटरनल रेजिस्टेंस है 2। B कितना बनेगा? 4 एम्पियर का। कितना समझ में आया? 4 एम्पियर। अच्छा, व्हाट इज द पावर कंज्यूम बाय दिस रेजिस्टर? व्हाट इज पावर कंज्यूम? देखो ये आपका लोड है, लोड बैटरी सॉरी कुछ भी बल्ब हो सकता है, ये आपको लोड दिया है, लोड, ठीक है। तो लोड मींस इट्स अ रेजिस्टर, तो इसके पावर कंज्यूम कितनी हो गई? I स्क्वायर R। I कितना है? 4 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? तो पावर कंज्यूम कितना हुआ? 16/2 कितना? 8 वैट्स, ठीक है। 8 वैट्स हो गया उसका पावर कंज्यूम। अच्छा, ये तो आपको लोड के थ्रू मिलेगा, और लोड में आपका बैटरी भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी कोई बल्ब भी हो सकता है, कोई पंखा भी हो सकता है, कोई ऐसे छोटी मोटर भी हो सकती है। मोटर चलेगी कभी? मतलब कोई स्कूल एक्सपेरिमेंट्स में गोल गोल घूमने वाली क्या है ना, तो वो मोटर भी हो सकती है। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पे अपन ने दिखा दिया, दैट इज अ लोड। अच्छा ये हो गया। अब ये बता दें ध्यान से सुनना, बैटरी ने कितना वर्क किया, ठीक है, या जो बैटरी से कितनी एनर्जी सप्लाई होती है, या पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज, जो इनपुट दिया गया वो कितना है? बैटरी का वोल्टेज V इनटू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है? 10। कितना करंट फ्लो हो रहा है उससे? 4। बैटरी कितना हुआ? ये 4, ठीक है। ये इनपुट पावर, ये किसका है? इनपुट पावर। बैटरी के थ्रू कितना जा रहा है? बैटरी के थ्रू कितना जा रहा है? बैटरी का वोल्टेज अभी यहाँ पे कितना जो भी EMF दिया उसका कितना है? 10 इनटू उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताया था मैंने, V into I। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 10 वोल्ट। कितना करंट फ्लो कर रहा है? तो 4, ठीक है। द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल, तो इनपुट कितना? अच्छा, अब इनपुट इतना, कंज्यूम कितना हो रहा है? 8 ohms। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट
यहाँ पे 8 मिला कितना 40 या 100 कितना हुआ 20%। एफिशिएंसी कितनी 20%। ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? अगर आपसे एफिशिएंसी पूछे या पावर कंज्यूम पूछे बाय दी लोड, तो बाय लोड निकाल सकते। बैटरी कितना दे रहा था? बैटरी दे रहा था 40, ठीक है, इसको लिख लो। ये प्रॉब्लम को भी कंटिन्यू करूंगा आगे, ध्यान से समझना। पढ़ते नमन नमन के साथ बैठा आते अच्छा है, बात नहीं कर रहा था। ऋषि है, प्रेम है, मेजॉरिटी जनता तो ये अपने साथ एक आता ऑनलाइन। समझ में आ गया इच्छा? पूरा ही समझ में आ गया? विधान तो समझ में आ रहा है? फिर आ गया है सो एफिशिएंसी आ गई। सर ये 40 वोल्ट दे रहा था, 40 वॉट्स दे रहा था, इतना कंज्यूम हुआ एक्सटर्नल लोड में, बाकी 32 गया कि बाकी 32 इधर गया, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ने खा दिया। ठीक है, अब चलो देखो जरा ये पॉइंट को यहाँ पे भी देखिए। व्हाट इज द पावर लॉस? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पावर कितना लॉस हुआ। देखो एनर्जी तो कंजर्व रहने वाली है, तो लोड पे मिला मेरे को 8 वॉट्स। अब ये देखो लॉस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटरनल रेजिस्टेंस आर, आई स्क्वायर कितना था 4 का होल स्क्वायर, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये कितना हो गया 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 कितना 30। तो एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है। बट मेरे को किसके थ्रू लेना, बैटरी के थ्रू। बैटरी गर्म हो रही है उससे मेरे को क्या मतलब, मेरा पंखा चल रहा है कि नहीं, मेरी मोटर चल रही है कि नहीं, उससे मतलब है। तो एफिशिएंसी कितनी हो रही, एफिशिएंसी 20% क्या रही, 80% कहाँ जा रहा, लॉस हो रहा, 80% क्या हो रहा, लॉस हो रहा, दैट इज अ लॉस ऑफ 80%। ठीक है, ये भी लिख लो, ये भी पावर लॉस्ट। ये पावर लॉस किसमें होगी, बैटरी में। क्यों होगी, क्योंकि वो भी कुछ काम कर रही है, उसका भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आधे से ज्यादा पावर जो है वो बैटरी में ही चला गया। ठीक है, ओके। सबने छापा, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब सेकंड में अपन में इस प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, ये जो लोड जो है ना, लोड उसको चेंज कर लेते हैं। एक्सटर्नल लोड जो है वो 2 ओम का लगा दिया, कितने का लगाया 2 ओम का। तो आपसे पूछे पावर कंज्यूम कितना हुआ और एफिशिएंसी कितना हुआ। अब पहले ध्यान से देख लो, लिखो नहीं, पहले बताओ करंट कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 कितना हुआ 2.5 एम्पियर करंट हो गया 2.5। पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 अरे ऐसे कर लो, ये 6.25 इंटू 2 कितना हुआ 12 पक्का ना, 12.5। पहले कितना हो रहा था 8, अब कितना हो गया 12 हो गया। अच्छा, अब इनपुट पावर कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना और ये करंट कितना, तो इनपुट पावर कितना 25 वॉट्स और कंज्यूम कितना हो रहा 12.5। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, देखो 12.5 कंज्यूम हो रहा, मतलब एक्स्ट्रा लोड की तरफ मिल रहा, कंज्यूम हो रहा था 25, ये 100 आया कितना 50%,
यानी कि मैंने एक्सटर्नल लोड की रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो हुआ क्या, मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी क्या हुई, बढ़ गई। पावर कंज्यूम्ड जो मेरे को इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल रहा था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। 8 से कितना हो गया, 12.5। इसको छापो फटाफट छापो। बेटा बात मत करो, सुजल बात पे क्यों तुम्हें? चापा चापो। बात नहीं बेटा, कोई बच्चा बात नहीं करेगा, पीछे वाला बात करने वाले बहुत हो गए। सुजल संडे को मम्मी को बुला लेते, क्यों आवाज नहीं ऐसे, उसके साइड में बैठो। तुम आ सकते, थोड़ा एडजस्ट हो सकते क्या? तो उसको एकदम कुप्चे में डालो। ये सबने छाप लिया पक्का? ओके, अब इसमें अपन थोड़ा सा चेंज और करते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसको चेंज करके अपन अभी बढ़ा दे रहे हैं। पहले कितना था, 0.5। अब इसको डेटा वैसे रखूंगा ताकि आपको इजी लगे। 3 ओम इधर, इसका 2 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ कितना होगा, 5 होता है, ये कितना हुआ, 2 एम्पियर। अच्छा ये 2 एम्पियर हुआ तो आपका जो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 3, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12। पहले कितना आ रहा था 12.5, अब क्या हुआ 12 हो गया। घटा कि बढ़ा, घट गया। देखो आपका कम रेजिस्टेंस था तब पावर कंज्यूम कितना आ रहा था 8, आपने बढ़ाया उसको 2 कर दिया, इसका भी 2 इसका भी 2, तो उस समय आगे कितना 12.5। जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाया आपने क्या किया, ये 12.5 से 12 कर दिया। यानी पावर कंज्यूम मैक्सिमम कब था, जब इंटरनल और एक्सटर्नल सेम थे। ठीक है, अब मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल से सॉरी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे कम किया तो भी पावर कंज्यूम कम था, ज्यादा किया तो भी पावर कंज्यूम कम ही था। तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा पावर किस केस में सबसे ज्यादा कंज्यूम होगा, कब होगा, व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज सेम एज एक्सटर्नल। अच्छा अब ये वाले, ये तो लॉ, अरे बार-बार लिखना नहीं था, ये लॉस वाला लगता वो तो अंडरस्टूड है, जो भी इनपुट है माइनस दी आउटपुट वो आपका लॉस हो जाएगा। अच्छा इनपुट पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 वोल्ट्स। इनपुट पावर इज 20 वोल्ट्स। तो आपका एफिशिएंसी कितना है, एफिशिएंसी कितना है 6। ओके, तो दिस इज 12, दिस इज 20, दिस इज 60 तक। अच्छा एक चीज देखो, एफिशिएंसी में पता है ना ऐसा सिंबल रहता है, तो एफिशिएंसी जो है वो आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट पावर कंज्यूम क्या हुआ, एक बार बढ़ा इंटरनल रेजिस्टेंस सेम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेम, मैक्सिमम फिर नीचे गया। मैक्सिमम पावर कंज्यूम का एफिशिएंसी से कोई भी वास्ता नहीं है, दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। और आपको क्या कंफ्यूज करता है कि इफ n is equal, sorry, if internal resistance is equal to external resistance then the efficiency of the system is maximum। नहीं, ये अपन कमेंट
नहीं कर सकते, क्योंकि एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, ये रेजिस्टेंस पे, ठीक है। बट आपका जो पहले वाला केस था वो किस पे डिपेंड, सॉरी पावर कंज्यूम किस पे करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल, सॉरी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। दोनों चीजें अलग हैं, पावर कंज्यूम वो अलग चीज है और एफिशिएंसी अलग है, दोनों का रिलेशन नहीं है कि अगर पावर कंज्यूम बढ़ रहा है तो सर एफिशिएंसी जो है बढ़ रही है घट रही है, उससे अपन कंपेयर नहीं करेंगे, डेटा से कंपेयर करेंगे। और अपने को इतना पता है कि अगर आपका इंटरनल एक्सटर्नल से बराबर है तो पावर कंज्यूम वुड बी मैक्सिमम। पहले आ रही थी 8 वोल्ट, फिर जब सेम रखा था 12.5 और जैसे बढ़ा है तो ये 12 हो गए और बड़ा हो गया, कम होते जाए, ठीक है। सो ये लिख लो और फिर 2-3 पॉइंट्स लिखा देता हूं, ठीक है। ये सेक्शन भी लिख लिया, सभी ने लिख लिया है तो नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखो। पहला पॉइंट, पावर कंज्यूम एंड efficiency, power consume and efficiency are two different concepts, are two different concepts, are two different concepts. Power consumed is maximum, power consumed is maximum, power consumed is maximum when, power consumed is maximum when the internal resistance is same as external resistance, when the internal resistance is same as the external resistance, when the internal resistance is same as the external resistance, internal resistance is same as external resistance, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ बना लो, देखो ध्यान से सुनना, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, परसेंटेज नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आपका इससे कम है तो भी पावर कंज्यूम, इस इंटरनल रेजिस्टेंस से आपका एक्सटर्नल ज्यादा है तो भी पावर कंज्यूम वुड बी लेस। ये मैक्सिमम सिर्फ एक पॉइंट पे आता है, स्मॉल r, व्हेन कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r, व्हेन कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। ग्राफ भी पूछ सकता है आपसे। यहाँ तक हुआ ओके। तो एक बार जरा बुकलेट निकालो, ये सेक्शन कंप्लीट, एक लास्ट सेक्शन बाकी है इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करो। बात नहीं, एकदम शांत, चुपचाप काम करो। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 22। शाबाश शाबाश। क्या लगाया उधर, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस।
अच्छा, अब जिस बच्चे को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, कि वहां पे 3 रेजिस्टर दिए हुए सर, वो तो शॉर्ट किए हुए सही है, शॉर्ट किए हुए, बताओ पैरेलल में कैसे प्रॉब्लम मैंने कराया पहले, तो उनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/3। देखो तीनों के तीनों रेजिस्टर उसको V वोल्टेज 0 वोल्टेज ऐसे मान के देखना, तीनों रेजिस्टर जो है V और 0 के बीच में, तो उसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3। इसको बराबर होना चाहिए स्मॉल r, कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू स्मॉल r कितना है 0.1। ओके, फिर ऐसा करो और 26 देख लो। पूरा 19 से करते जाओ, करो। का चमका है, कैसा सर्किट है, कैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो बेटा, जिसने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स सॉरी रेजिस्टर्स नहीं किए प्लीज कर लो, कोई भी आगे का प्रॉब्लम नहीं चमकेगा आपको, ठीक है। जो भी सवाल है जो उसको ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टर आना चाहिए। तो 26 है व्हीटस्टोन ब्रिज, 6 ओम को गायब कर दो, 6 ओम को गायब किया तो ऊपर वाला 3, नीचे वाला 6, तो 6 और 3 कितना हुआ पैरेलल में 2R, तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 हो रही है क्या, देख लो आंसर जो भी आ रहा हो। फिर 19 देखो, 26 में लिख लो व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो 26 लिख लो व्हीटस्टोन ब्रिज है। 19 सोचो, ऐसा प्रॉब्लम करा दी मैंने अभी डेटा के साथ में। ज्यादा आवाज नहीं करो, एकदम धीरे धीरे, प्रियांशु धीरे एकदम। नाइनटीन से सॉल्व करो, 19 हो गया क्या, क्या है ये है क्या, R इज इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 है, तो 1 से 5 तक बढ़ाओगे धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, और 5 पे मैक्सिमम। अच्छा सुनो, बात सुनो, 5 से और बड़ा है तो ग्राफ याद है ना, ओके। फिर ये बल्ब वाला है, बीच वाला देखो, बल्ब नहीं रेजिस्टर मार के करो, हो जाएगा। अक्षय, सोनी, दिमाग लगाओ बेटा, राधा, विदुषी, गार्गी, कशिश, ध्रुवी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, पर हो जाएगा।
21 का हो गया, 20 और 21 20 नहीं हुआ, हो गया 21 हो 21 21 में पहले सीरीज में करेक्ट, सॉरी पहले पैरेलल में फिर सीरीज नहीं, ऐसे कुछ पहले सीरीज में फिर पैरेलल में, तो सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पैरेलल में है तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लेके ऐड कर दो। ठीक है, इसको घर पे आप ट्राई कर लेना, इजी एक्सरसाइज है, इसके बेसिस पे इंटेक्स एक्सरसाइज जो है, इंडेक्स एक्सरसाइज 4 हो गई क्या, इंडेक्स एक्सरसाइज 4 ट्राई मारना, इंडेक्स एक्सरसाइज 3 4। अच्छा, इंडेक्स एक्सरसाइज 3 से पहले है ना आपको मैक्सिमम पावर जो है उसके प्रॉब्लम्स भी हैं, जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो भी आप ट्राई मारना। देखिए इलस्ट्रेशन, एक चीज और, जितने भी एडवांस नीट के बच्चे हैं, मेंस के बच्चे हैं, सभी को इलस्ट्रेशन से जरूर सॉल्व करते हैं। देखो वो आपका एडेड टास्क है, अपन क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं, हो सकता है एक आधा मैच कर दे उससे, बट आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी ही है। और इंडेक्स एक्सरसाइज 3, इंडेक्स 3 4, ठीक है, और कुछ पीछे के सवाल जो भी मिलते हैं वो सॉल्व कर लेना। एक्सरसाइज 1 जो है वो पूरा सॉल्व कर सकते एक्सेप्ट एमीटर्स वाले, ठीक सर, जो डिवाइसेस हैं उनको, ये लास्ट सेक्शन है, तो ये भी अपन आज कल तक तो पूरा हो ही जाएगा। तो हेडिंग डालो, ये होमवर्क है और आप विदाउट फेल ये होमवर्क करेंगे, नहीं तो फिर संडे के टेस्ट में रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छा रिजल्ट लाना है तो इंटेक्स एक्सरसाइज कर लेना, इंटेक्स एक्सरसाइज करना, और आज और होमवर्क सेंड करूंगा वो भी कर लेना। सैटरडे तक पूरा हो जाएगा आपका, और भी प्रैक्टिस भी करा देंगे। और फिर सुनो, इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है और वो हफ्ते भर का चलेगा, फिर मैग्नेटिज्म में आ जाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म अगले महीने में मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, EMI AC सब कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है मॉडर्न फिजिक्स में स्टार्ट कर दें लास्ट, तो अक्टूबर तक का ट्राई रहेगा निपटाने का। हो सकता है कुछ चैप्टर्स जो हैं, चिंदी चैप्टर्स हैं, वो थोड़े से एक्सटेंड हो जाए। जो चिंदी चैप्टर्स कितने, हार्डली 3 लेक्चर लगेंगे, 3 लेक्चर 4 लेक्चर के कुछ जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें तो NCERT लेके आपको यहीं पे सामने बैठना होगा, मैं आपको लाइन टू लाइन मीनिंग समझा दूंगा, मतलब जो टेक्निकल टर्म्स होंगे, बाकी तो आपको खुद ही रीड करना होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी छोटा सा ही है, 3-4 लेक्चर में वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ तक अपन मैग्नेटिज्म, पहले ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर मैग्नेटिज्म में है। ठीक है, सो हेडिंग डालो, हेडिंग एक सुनो, एडवांस के बच्चे मेरे को एक चीज याद दिला देना, मेरे को क्यूब के रेजिस्टेंसेस बताने आपको। क्यूब हो सकता है सैटरडे कर लेंगे अपन, ठीक है। क्यूब जो है उसके रेजिस्टेंसेस बताने, जो नॉर्मल जनता के लिए नहीं है, वो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, HCU में भी सवाल है। क्यूब्स है तो उसके अंदर आधा घंटा लग जाएगा, आधा 1 घंटा। बाकी रेजिस्टेंस आपको आते हैं, जो पहले के कॉन्सेप्ट है उसी से बताना है। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हेडिंग डालो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हेडिंग है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अरे वो समझ आ रहा है कि नहीं, अब ऐसे मैं ज्यादा स्पीड में भाग रहा, समझ में आ रहा है ना? पावर, मैक्सिमम पावर, सीरीज, पैरेलल, ये वाला जो है थोड़ा सा आराम से ही चलते, इसके क्वेश्चंस पक्के हैं, आपको कोई ना कोई एग्जाम में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करने वालों को तो बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 साल फिर इन्हीं से सबसे काम पड़ता रहता है लाइब्रेरी का जो भी लैब है। सो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब वो इंस्ट्रूमेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हो या करंट की हेल्प से चेंजेस लाते हैं। तो इनमें जो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो आपको अपने बुक्स में HC वर्मा में मिल सकते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है।
कुछ कोई बोलेगा पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके इंस्ट्रूमेंट है, वो सब अपने काम के नहीं है। प्रिंसिपल सबका एक ही रहता है, प्रिंसिपल सबका एक ही रहेगा। अपन से बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहला गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन बड़ी जी से, किससे? बड़े जी से। अब बात नहीं, एक होता एमीटर। एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। ए से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, ठीक है। बोला डालते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आगे सुन रहा है। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टेज। ओके, अब सुनो, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्ट मीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या होता है उसके डेफिनेशन पे आपको अभी लिखा था थोड़ी देर में। एक है मीटर ब्रिज, एक है मीटर ब्रिज। देखो मीटर, मीटर मींस 1 मीटर दैट इज 100 सेंटीमीटर। एक 100 सेंटीमीटर वाला कोई ब्रिज होगा, मीटर ब्रिज। कोई सिंबल नहीं है, बहुत बड़ा सा डिवाइस रहता है, ठीक है। उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे छोटे छोटे फॉर्म में, ठीक है। आपका तो कॉलेज होता नहीं है, ये तो इनको 12th में करने देखने मिलना चाहिए, ठीक है। और एक होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, अच्छा, पोटेंशियोमीटर के नाम से क्या पता चलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ये मीटर ब्रिज है, ये भी वोल्टेज मेजर करता है, ये भी वोल्टेज, ये करंट और ये गैल्वेनोमीटर। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखो सिंबल, देखो इनके सिंबल नहीं है, इनकी ड्राइंग करेंगे अपन, ठीक है। इनको अपन ड्रॉ करके आपको बताएंगे। इनका G, A और B। अच्छा, मैग्नेटिज्म में इसका वर्किंग दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो है वर्किंग एंड डायग्राम इसका आपके पास में रहेगा, ठीक है। जो और जब मैग्नेटिज्म आएगा तब उसके अंदर अपन समझ लेंगे कि मैग्नेटिज्म, पहले मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद में इसकी वर्किंग अपन समझ पाएंगे। एक बेसिक सिंपल मैग्नेटिक ये भी लिखा रहता है मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर। क्या लिखा रहता है इसका? मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर। ये मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से चलता है। अच्छा, कितना लोगों ने बेल घंटी बजाता है, अपन बेल देखा है खोल के कभी? ठीक है। तो जो उनमें भी ये रहता है आपका, जैसे आप कोई बाहर से बेल प्रेस करता है, सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट कंप्लीट होते से कुछ एक एक्शन होता है, ठीक है। जो चाहे कुछ रिंगिंग हो गया या कुछ भी स्ट्राइक करवाना होता है, वो जो स्ट्राइक कर गया तो फिर जैसे वो स्ट्राइक करने जाता सर्किट ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है, फिर बाद में घंटी बजेगी नहीं। और कुछ लोग होते हैं एकदम दबा के रखते हैं, ठीक है, एकदम दनादन दनादन दनादन, फिर कि भाई हाँ जोश चलाना पड़ता है। मेरा दूध वाला बहुत खराब आदमी है। एक बार बेल बजाए कैसे नहीं रुके, धड़ाधड़ मैं वो चिल्लाना पड़ता, अरे भैया आ रहा हूँ। बहुत खराब है, दुष्ट आदमी। समझाया मैंने 2-3 बार, भैया मेरे को सुनाई नहीं जाता है, पैरा नहीं हो बोले नहीं, वजन रहता मेरा, क्या वजन नीचे रखना है ये तो वो उसकी भी वर्किंग जो है CBSE की बुक्स में रहती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक बेल है उसकी वर्किंग शायद आपको भी होगी, स्टेट बोर्ड में देख लेना एक बार, है क्या? CBSE में, ठीक है। CBSE में उसका ये आया था, सेम क्वेश्चन था, CBSE के बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक बेल बना के रख लेना, ठीक है। जो भी आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ोगे ना, तो सेम जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन आए। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का सीधा काम क्या रहता है? जैसे वो जो करंट सर्किट कंप्लीट हुई, किसी ने बेल दबाई और वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कॉम और ये सब रहता है, स्ट्राइक करेगा। 9-10 पे था क्या आपको? ठीक है, तो वापस 12th में आता, ठीक है। तो वो स्ट्राइक करेगा उसको। अच्छा, जैसे ही स्ट्राइक किया, सेम कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी भी गैल्वेनोमीटर से करंट पास किया, बहुत माइन्यूट सा करंट भी है ना, 0.0 एम्पियर, ठीक है, या 0.1 एम्पियर, बहुत छोटा सा भी करंट पास किया ना, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। वो क्या रहता है उसके पास में, ये ऐसा
स्कूटी है आपके पास में, उसके अंदर नीडल्स दिखाई देती है आपको, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ तो नीडल मूव करती, और वो पेट्रोल वाली में होती है क्या उसके अंदर, पेट्रोल एम्प्टी हाफ। तो जैसे ही इसके अंदर करंट पास किया छोटा सा भी, तो ये क्या करेगा, ये पहले इनिशियल में यहाँ था, तुरंत इधर पलटे मार देता। अगर थोड़ा सा भी इससे थ्रू करंट गया तो इट इज यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ करंट। व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? इट इज यूज टू नो द प्रेजेंस ऑफ करंट। थोड़ा सा भी करंट है अगर रहेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट मार जाएगा, कहीं लेफ्ट में था तो राइट में हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसका ये इट इज यूज ओनली टू डिटेक्ट करंट्स इन सर्किट। अच्छा, जो याद है मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज कराया था, व्हीटस्टोन ब्रिज में एमीटर मैंने बोला था, जनरली एमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ गैल्वेनोमीटर लगाते था। क्या लगाते? अब वो उस समय आपको पता नहीं था गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपन एमीटर बना सकते हैं। क्या करता, थोड़ा सा भी करंट पास हुआ, मान लो आईजी मीन्स करंट थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय आईजी? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी करंट पास हुआ, ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, बहुत सेंसिटिव है। मतलब देखो IG/2 किया तो आधा डिफ्लेक्ट होगा, और पूरा IG किया तो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो पहले गैल्वेनोमीटर लागो, हेडिंग डालो ये, और उसका लिख लो वर्किंग एंड डायग्राम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, वर्किंग एंड डायग्राम। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में फिर तो आते हैं आप लोगों को, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये सब लगे रहते हैं उसके अंदर, सर्किट कंप्लीट होता है। बिना करंट के इनिशियल पोजीशन में रहता है, करंट आते से पूरा डिफ्लेक्ट मारता है, पूरा डिफ्लेक्ट मारता है। चाहिए तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, अगर IG 0 है तो ये वाला नीडल इधर है, अगर IG होगा तो ये वाला नीडल किधर हो जाएगा, इफ देयर इज IG तो ये नीडल इधर हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा इफ देयर इज IG, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हो। इसका काम सिर्फ और सिर्फ करंट को डिटेक्ट करना है। छोटी वैल्यू है, ठीक है, 0.1 एम्पियर्स पे ही है, पूरा पलटी मार जाएगा। पॉइंट लिख लो उसमें, गैल्वेनोमीटर is used to check the presence of current in a circuit. Galvanometer is used to check the presence of galvanometer is used to check galvanometer is used to check the presence of current in a circuit. Full stop. नीचे लिखो, a galvanometer is deflected. A galvanometer is deflected if a small current flows through it. If a small current flows through it, galvanometer is deflected if a small current flows through it. Third point लिख लो, it is used in Wheatstone bridge setup. It is used
in Wheatstone bridge used in Wheatstone bridge setup. ठीक है, क्लियर? गैल्वेनोमीटर का था इसके बाद के बाकी आपके बोर्ड में है तो देख लेना। शायद मैंने इसके ना स्पेलिंग शायद गलत ये होता है गैल्वेनो, बोलने के हिसाब से मैंने गैल्वेनो बोल दिया। ए कर लो बस, ए कर गैल्वेनो, मैंने गैल्वेनो, ठीक है बस कुछ नहीं है, स्पेलिंग चल जाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो एमीटर। एमीटर पहला कदम, नेक्स्ट क्या डालना है एमीटर। अरे ज्यादा टफ है क्या, एकदम इजी है, अभी यूज आएगा ना, अभी एमीटर बनाते हो तो उसका यूज आएगा। नेक्स्ट डाल लो एमीटर, फिर उधर नीचे डालो इट इज अ डिवाइस। एमीटर में डालो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to measure, it is a device used to measure current, it is a device used to measure current in a circuit। पहले वाला गैल्वेनोमीटर का मेन काम क्या रहता है, डिटेक्ट करना कि भाई करंट है कि नहीं, ठीक है तो करंट डिटेक्ट करेगा, वैल्यू निकालनी है तो किसका यूज करना पड़ेगा, फिर नीचे एक पॉइंट और लिख लो, एमीटर इज मेड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर, एमीटर इज मेड फ्रॉम अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अपन एमीटर बनाते हैं। तो सर फिर एमीटर से ही बनाते तो सेम ही चीज यूज कर लेते हैं, वो भी करंट डिटेक्ट करता है। देखो डिफरेंस क्या है ना, इसका छोटे से भी अमाउंट, देखो आपको करंट मेजर करना होगा 20 वोल्ट 50 वोल्ट, ठीक है सॉरी 50 एम्पियर 20 एम्पियर 100 एम्पियर, बट ये क्या आता है 0.1 एम्पियर भी आया ना तो ये पूरा का पूरा शो कर देगा, ठीक है। जैसे पेट्रोल में आपकी गाड़ी की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 लीटर 10 लीटर, हाँ 5 लीटर, 5 लीटर से ज़्यादा भरा सकते क्या, तो वो पहले से फुल दिखा दिया और कितना भरोगे, जितना में डालोगे वो सब फुल ही रहेगा, बस कैपेसिटी नहीं है आपकी, वैसे तो टैंकी छोटा टैंक है। अच्छा अगर मुझे ज़्यादा पेट्रोल डलाना है तो कितनी, तो उसके क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो डिवाइस वही है, बस उसके ऊपर जो क्या लगता है मार्किंग करी जाती है, स्केल रहती है, वो चीज मार्क करता है। अच्छा अब जरा इसको वापस से देखो, ये गैल्वेनोमीटर अपना ओके, आईजी करंट आया, आईजी मींस द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आईजी करंट आया पूरा डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो हमने डाल दिया एक करंट कैपिटल है और कैपिटल आई बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये देखो अगर ये 0.1 पे 0.1 पे पूरा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो 1 पे भी पूरा करेगा, 2 पे भी करेगा और 50 पे भी करेगा। तो मेजर कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक रेजिस्टर लगा दें, गैल्वेनोमीटर डिवाइस है और गैल्वेनोमीटर का भी कुछ इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस रहेगा इसका भी, बट हम यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसको बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं इसको, एस। एस इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इसको बोला जाता है जो चीज पैरेलल में कनेक्ट होती ना उसको बोलते हैं शंट, क्या बोलते हैं शंट। तो ये है शंट, शंट नहीं शंट, ठीक है, दिस इज शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। शंट का मीनिंग ही क्या है, पैरेलल में, इस गैल्वेनोमीटर के अपन ने पैरेलल में, तो होगा क्या, मान लो इसका रेजिस्टेंस है आरजी, आरजी मींस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा कितना करंट जाएगा कि ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर देगा, आईजी जाएगा, तो कितना करंट जाएगा, आईजी गया तो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा जैसे ही करंट आया, अब इसके बाद दो रास्ते हैं, अपने को इसके थ्रू सिर्फ आईजी करंट पास कराना है, कितना कराना है आईजी, तो जो रिमेनिंग करंट है वो किसके थ्रू पास कराना है, आई माइनस आईजी किधर एस के थ्रू। तो हम टारगेट ऐसा रखते हैं कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना है
एक शंट रेजिस्टेंस लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर पे, ऐसे लगाया जाता है ताकि जो भी मेजॉरिटी करंट है वो किधर जाए, ऊपर की तरफ। मेजॉरिटी करंट कितना जाए, ऊपर की तरफ। तो यानी कि जब कैपिटल आई करंट सर्किट में फ्लो होगा तो इसके थ्रू सिर्फ IG जाएगा और ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपने दिया लेट से आपने दिया इसको 50 एम्पियर, कितना 50 एम्पियर, और इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर में ये पूरा एकदम डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फुल रीडिंग शो करेगा। तो आपको जो 49 है वो क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ डाइवर्ट कराना पड़ेगा। ये डाइवर्ट इधर से होके यहाँ से फिर वापस आपको आई मिल जाएगा। सो ये जो है दिस सेटअप इज एमीटर। ये सेटअप क्या है, एमीटर का। ये सेटअप क्या है, एमीटर का। करंट जो है भले ही 50 आ रही हो, बट ये जो रीडिंग शो करेगा ये अपने IG के अकॉर्डिंग ही सेट करेगा, ठीक है। और मान लो अपन ने कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी R लगा रखा होगा तो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये करंट जो है ये R रेजिस्टेंस से पास करेगा तो काम नहीं होता। ये यहाँ से भी सर्किट में आप देखोगे सर मेन ये सेटअप है, दिस इज एमीटर। आपसे एकदम सिंपल सवाल पूछता, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर or resistance is connected in its series, true or false? False. Where is the resistor connected? Parallel. ठीक है, बस इतना सा पूछता। और वोल्ट मीटर में इससे अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, एमीटर में कहाँ लगाना है। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा लॉजिक देखना। ये मतलब अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा उसने कि एमीटर बनाने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस है उसको सीरीज में डालें कि पैरेलल। पहली बार शंट बोल दिया तो पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। या एस बोलेंगे तो एस रेजिस्टेंस का उसके पैरेलल। अब दूसरी बुद्धि लगाओ, 50 दिया, D किधर गया, यहाँ पे 49 दिया, 49 किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, RG का कि S का। देखो इधर इसके थ्रू 50 आ रहा है, 50 से इधर से 1 एम्पियर गया, ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो गया 49 एम्पियर। किसके थ्रू ज्यादा करंट गया, ऊपर वाले की तरफ। तो ऊपर वाले की तरफ गया तो रेजिस्टेंस उसका कम है कि ज्यादा। तो दूसरा सवाल पूछता कि ये जो शंट रेजिस्टेंस है ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कम है कि ज्यादा। कम। क्यों कम है, क्योंकि बेटा जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो ज्यादा करंट कहां से फ्लो करता, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो RG और S में किसका रेजिस्टेंस कम, S। The shunt resistance has lower value than the resistance of gälvanometer। दो सवाल है, पक्का सवाल, मतलब आप क्वेश्चंस करोगे आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। और 90 में पूछा है, जेई में, नीट में तो बहुत बार पूछा है, हमेशा पूछता है। कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में ये जो है ना, ये ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसी बिना तो सवाल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स है तो एक बेसिक नॉलेज चेक करते ही है। इवन आप जब लैब में भी होते हो तब भी पूछ लेगा कि एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर को, तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे पैरेलल। और मतलब बता रहा हूँ 90% बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार सीरीज में बताया था पैरेलल में बताया था, क्योंकि दो ही आंसर है, 50-50 चांस है। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, लॉजिक से समझो कि छोटे से करंट से डिफ्लेक्ट मारता, ज्यादा करंट डाला तो ज्यादा करंट को मेरे को क्या करना है, दूसरी तरफ डाइवर्ट करना है। दूसरी तरफ डाइवर्ट किया तो हमारा रेजिस्टेंस में क्या है, कम है। तो पहले ये सेटअप बना लो, 2-3 पॉइंट्स दिखा देते हैं, इसको याद रखना है बेटा। डाउट पैरेलल सीरीज में ये R रेजिस्टेंस तो ऐसे ही, इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। RG किसका है, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से थ्योरी लिखते हैं इसकी, पॉइंट तो समझ में आएगा। खुशी क्या हो गया, परेशान लग रहा है।
से आराम से। कैमरा है, रिकॉर्डिंग खराब नहीं होनी चाहिए। पॉइंट लिखो, इंग्लिश में लिखो क्या? चलो ठीक है, लिखो। टू कन्वर्ट a galvanometer into an emitter, we should connect a shunt resistance. We should connect a shunt resistance capital S. We should connect a shunt resistance capital S in parallel to the galvanometer. ठीक है, अभी आगे जाना। शंट के लिए एस यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर के लिए अपन ऐसे डब्बे में जी। ठीक है, डब्बे में जी मतलब गोले में जी मतलब गैल्वेनोमीटर, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हमको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक रेजिस्टर एस कनेक्ट करना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर से ये पैरेलल। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखो। उसका पॉइंट लिखो। The galvanometer will show full reading if a small current Ig passes through it. Galvanometer will show full reading if a small current Ig passes through it. ठीक है, so फिर next point पे लिखो। The value of shunt resistance should be very small as compared to Rg. What is Rg? ब्रैकेट में लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आ रहा है क्या? जो S की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए Rg से, तब क्या होगा? सो मैक्सिमम करंट लिखो, उसके नीचे क्या पॉइंट लिखा दिया था? The value of shunt resistance should be very small so that maximum current passes through S. Maximum current passes through S and only a small amount Ig through the galvanometer. A small amount Ig only through galvanometer. ठीक है, अच्छा अब सुनो जरा बात सुनो। अब अपने को Ig क्या क्या दिया रहेगा वो अपन निकाल लेंगे।
पहले मुझे ये बताओ, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है G के अक्रॉस, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर? कितना होगा? करंट कितना है? IG। रेजिस्टेंस कितना है? RG। तो IG into RG द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। अच्छा, इस गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में ये S है, तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? I into IG into S। क्या ये दोनों सेम है? बिकॉज दे आर इन पैरेलल और सेम लाइन से सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में। तो क्या मैं बोल दूं वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस शंट, और ये हो गया IG RG इज इक्वल्स टू I माइनस IG टू S। ठीक है। अच्छा, अब इससे अपने को क्या क्या पता चलता है? देखो कितना शंट रेजिस्टेंस लगा है वो पता चलता, IG RG। इससे पता चल जाएगा कि कितना शंट की वैल्यू हम लगाएं। ठीक है, कितना वो रेटिंग दिया रहेगा कि जो गैल्वेनोमीटर है 0.1 पे या 1 एम्पियर पे पूरा डिफ्लेक्ट हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, हमको 500 एम्पियर तक मेजर करना है, तो शंट रेजिस्टेंस कितने का लगाएं। तो इससे अपने को एक ये चीज आ सकती है। दूसरा अपने से ये भी पूछ सकता है, आई के बारे में भी पूछ सकता है, कैपिटल आई कितना होगा। एक तो ये फॉर्मूला मार्क कर लेंगे हम, ठीक है। और एक लिखो आई की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आई की वैल्यू कितनी होगी। इस डायग्राम से कैपिटल आई की वैल्यू कितनी होगी? सर ये कैपिटल आई कितना होगा? देखो IG RG इज इक्वल्स टू IGS y into S is IG RG plus S। So what is IG RG plus S divided by, तो कितना मैक्सिमम करंट, अगर मैंने कोई शंट लगाया है तो मैक्सिमम कितना करंट पे वो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये भी आ जाएगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस दो वोल्टेजेस देखो पैरेलल में, तो दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस इतना सा है। अगर फॉर्मूले भूल भी जाओ तो कौन सा लगाना है? ये वाला, करंट वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस शंट। बस ये लगा लेना, आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले रट जाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं रटते तो दो इक्वेशन लिख ही सकते, और जो भी निकालने बोले वो निकाल सकते हो। IG भी निकलवा सकता आपसे, I भी निकलवा सकता, RG भी, कोई भी जो भी चार है उनमें से कोई भी तीन देके एक निकलवा सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो। Question, sorry. We have a galvanometer. We have a galvanometer which gives full reading. Which gives full reading. Which gives full reading. If a current of 0.1 ampere flows through it, if a current of 0.1 ampere flows through it, and its internal resistance is 1 ohm, and its internal resistance is 1 ohm, and its internal resistance is 1 ohm। ठीक है, आपसे पूछा है we have to make an ammeter,
which can measure up to which can measure up to which can measure up to 100 amperes, which can measure up to 100 amperes, ठीक है, which can measure up to 100 amperes, या वो बोलेगा which will give a full reading of 100 amperes. full reading मतलब जो पूरा डिफ्लेक्ट हो जाए तो 100 amperes की वैल्यू दे दे. Find the value of shunt resistance. Find the value of shunt resistance. 0 point. देखो सबसे बेस्ट क्या है, IG RG बराबर कितना होता है, कैपिटल I माइनस IG इंटू शंट. तो शंट की वैल्यू कितनी आती है, IG RG I. अच्छा फॉर्मूला है ही अपने पास में. देखो इससे याद रखना, इससे कभी सवाल गलत नहीं होगा. वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज सेम एज वोल्टेज अक्रॉस शंट. तो IG कितना है 0.1 एम्पियर की है, रेजिस्टर 1. कैपिटल I कितना है 100, ये कितना है 0.1, कितना हुआ 0.1 अपॉन ये कितना होगा 99.9, कितना हुआ ये 1/99, कितना हुआ क्या. तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, अप्रॉक्स कितनी बोल दी 0.10 to the power minus 3. कितने को समझ में आया. अच्छा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, शंट का कितना है, कम है कि ज्यादा, कम है, बहुत ज्यादा कम है. कितने को समझ में आ रही है, इजी है क्या. इसमें फॉर्मूला ये लगाना है. सवाल ये रहता कि शंट की वैल्यू जो है कम होती है कि ज्यादा, और शंट जो है रेजिस्टर एमीटर बनाने के लिए सीरीज में लगाते कि पैरेलल में. अब सुनो एक बात और सुनो, अगर आपको जो गैल्वेनोमीटर होता उसकी रीडिंग मान लो ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 और 5 ऐसा हाइपोथेटिकल, तो 5 पे ही ये क्या होता पूरा शो कर देता. अगर अपन ने एक शंट पे लगा दिया है तो इसी को अपन कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 तक इसकी रीडिंग चेंज मार देंगे. बस क्या करके एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस S लगा के इसी को अपन हो सकता है इसको 20, 30 ऐसे भी अपन 0 से स्टार्ट होगा, नो डाउट 0 से स्टार्ट करा के अपन इसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं. एक और क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या हमारा प्रॉब्लम आयुष शिफ्ट है. बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है. कौन कर रहा है, ये कर रहा है. तुम तो जाने वाले हो, संडे को मम्मी वैसे ही आने वाली. मम्मी को डंडा भी लेने बोला है, 2 दिन डंडे से ट्राई कर देते इसको. बहुत ज्यादा तुम आकाशवाणी के पीछे जाते हो, पता है ना. आकाशवाणी के पीछे मेला बना ग्रुप बनाया हुआ था, पता नहीं क्या डिस्कस कर रहा था. कोई बैंक में लूटने वाले क्या, मत लूटना, पकड़े गए तो जेई नहीं दे सकते फिर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम करंट, find the maximum current which can flow through the given circuit, which can flow through the given circuit, which can flow through the given circuit. ये G है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 0. ये और इसका RG है जो दैट इज 2 ओम, और ये जो शंट है इसकी वैल्यू जो है दैट इज 1/500 ओम. ठीक है. ये आपको पूछा है कि I मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा. I जो है मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है, I मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो सकता है.
कितना 99.9 आएगा सबका। लगाओ लगाओ सॉल्व करो यार, सिंपल सा है। क्या था आई जी आर जी बराबर कितना कैपिटल आई माइनस आई जी इंटू एस। एस की वैल्यू कैपिटल आई निकालना है। आई जी की वैल्यू कितनी है 0.1, आर की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू निकालनी है, ये कितनी है 0.1, एस की वैल्यू कितनी है 1/500। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल्स टू आई माइनस 0.1, आई की वैल्यू कितनी, ये इतना मैक्सिमम करंट आ सकता है। ठीक है, पहले कितनों का आया ये समझ में, कितनों का आया 9। ओके, तो अप्रॉक्स कितना माने इसको 100 के अराउंड मान सकते हैं। अब आप सुनो इसका एमीटर भी कंप्लीट। ठीक है, एमीटर इजी है। अभी अपने को वोल्टमीटर करना है, पोटेंशियोमीटर कल होपफुली कंप्लीट कर देंगे अपन। ओके,